ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी, द एनर्जी इन फिजिक्स इज ए quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on or to the heat the object. Therefore, अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम एनर्जी लेते हैं और एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों होती है। एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, इसी वजह से हमको एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझना ज़रूरी है। एनर्जी क्या है? एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि एक ऑर्डर में ट्रांसफर होती है अपने काम के लिए। अच्छा, एक बार और समझिए। एनर्जी एक फिजिक्स की क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को दे दी जाती है काम करने के लिए। किसके लिए? काम करने के लिए, या फिर गर्म करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए। तो एक बार और समझ लेते हैं, एनर्जी क्या है? एनर्जी एक फिजिक्स क्वांटिटी है, एक फिजिक्स भौतिक क्वांटिटी है जो कि काय के लिए है? किसी ऑब्जेक्ट को हम देते हैं किसी काम को करने के लिए या फिर किसी चीज को गर्म करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज हीट एनर्जी बाई बर्निंग फ्यूल्स। तो हम जो भी ईंधन का जलाने का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, केरोसिन है, पेट्रोल है, तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें काम कर रही हैं, चल रही हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें एनर्जी का उपयोग हो रहा है पूरी तरह से। मान के चलते हैं कि हमारा शरीर काम करता है, हम इतनी सारी चीजें करते हैं, तो उसके लिए हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा फूड। ठीक है ना। इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मान के चलो कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब काम करती हैं ना, चलती हैं। कैसे चलती हैं? इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोल है, फ्यूल है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे उन चीजों की बात हो रही है जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट हैं, उन चीजों के सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो ये एनर्जी जो है वो दो भागों में डिवाइड की गई है, या कह सकते हैं इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। तो एनर्जी दो टाइप की होती है, सिंपल आप देख पा रहे हैं। एक तो नॉन लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब आप समझ गए होंगे शुरुआत कैसे करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसी भौतिक प्रॉपर्टी है जो हम किसी भी काम को करने के लिए देते हैं या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए देते हैं, तो हम उसे एनर्जी कह सकते हैं। नाउ ये तो क्लियर हो गया कि एनर्जी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। तो अपना पहला पॉइंट है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, रिन्यूएबल मतलब ऐसी एनर्जी जो रिन्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे नॉन लगा हुआ है ना, इस वजह से। तो ऐसी एनर्जी लिखा है, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव accumulated in nature over a very very long time। तो एनर्जी का ऐसा सोर्स जो कि नेचर में बहुत बहुत लंबे समय से है और उसको हम जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते, और वो क्या है? खत्म होता जा रहा है, तो हम जल्दी से दोबारा से उसको रिन्यू नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते। अगर आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके। तो इस तरीके का जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आ सकता है। तो हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत लंबे समय में बनती है। इनकी जो प्रक्रिया है बनने की, वो बहुत ही लंबी होती है, तो आसानी से ये बनते नहीं है। और इनको हम लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो आप जानते ही हैं, बहुत धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं।
तो इतनी बात आप समझ गए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के ऐसे सोर्स जो बहुत लंबे समय में बन पाते हैं और हम उनको बहुत जल्दी से वापस नहीं बना सकते हैं, और जो कि खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो खत्म भी हो सकते हैं आसानी से। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब अपन पॉइंट आउट करते हैं अगले पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है अपना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट पहले से ही। रिन्यूएबल मतलब ऐसी एनर्जी के सोर्स जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यू हम कैसे, कौन सी एनर्जीज को कर सकते हैं? अब देखो, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड इनएग्जॉस्टेबल कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज, आप समझ सकते हो, मतलब एनर्जी का ऐसा सोर्स जो हमारे नेचर में मौजूद है और वो कंटिन्यूसली नेचर में है और कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसे एनर्जी के सोर्स को अपन क्या कह सकते हैं? तो आप देख सकते हो विंड मिल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है जो सन से मिलती है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रोजनरी मतलब जो पानी के द्वारा जो लाइट जनरेट करते हैं, एनर्जी का फॉर्म है ना वो भी। तो ये सब चीजें क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये खत्म नहीं हो सकते, इनको अपन बार 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 बना सकते हैं। आगे चैप्टर में इनके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझ लो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी खत्म ना होने वाली और रिन्यू हो जाती हैं, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी अपन बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो अपन बात करते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? सोचिए। तो सवाल है कि व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का गुड सोर्स क्या हो सकता है? तो गुड एनर्जी के सोर्स क्या है? व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी गुड कब होगी, जरा सोचने वाली बात है। तो ऐसी एनर्जी विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब तो विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हमको चाहिए ऐसी एनर्जी जो काम तो ज्यादा करे, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, काम तो ज्यादा करे, पर जो एनर्जी है उसका जो मास है, मास मतलब वजन, वो एनर्जी कम लगना चाहिए और काम ज्यादा होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी एनर्जी हो, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी हो और काम कितना हो? काम हो ज्यादा। ठीक है ना, समझ गए ना? तो विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब एनर्जी कम और मास और काम ज्यादा, वर्क ज्यादा। ठीक है। दूसरा क्या है? विच इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। तो क्लियर है ये तो आपको, हाँ, जो थोड़ी सस्ती हो और हमें आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमें उसको लेने के लिए जाना पड़े पोल्स के आसपास कहीं, ऐसा दूसरे ग्रह पे, ऐसा तो है नहीं ना। तो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो हम अच्छा उसी को बोल सकते हैं जो थोड़ा सस्ता हो और आसानी से हमें उपलब्ध हो। तीसरा क्या है? विच इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब हमको चाहिए ऐसी एनर्जी जिसे हम गुड मानेंगे कि वो आसानी से रखी जा सके और आसानी से उसका यातायात हो सके, मतलब लाने ले जाने में कोई समस्या ना हो, सिंपल। चौथा है विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, तो इसमें थोड़ा सुरक्षा होनी चाहिए। तो चौथा क्या है? विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, मतलब ये कि मतलब ऐसा ना हो कि आप, मतलब वो एनर्जी का ऐसा सोर्स है कि आप उसमें जरा सा पकड़ के आपने कुछ किया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, पता चले आप ही उड़ गए उसी के साथ में। तो ऐसा एनर्जी का सोर्स हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए, गुड कौन सा होगा कि हम आसानी से उसको हैंडल कर सकें, यूज कर सकें उसका आसानी से, है ना, हमें पता होना चाहिए सब कुछ उसके बारे में। तो और पांचवा क्या है? विच डज नॉट यूज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जो कम से कम प्रदूषण छोड़े, है ना, तो हमारा नेचर सही बना रहे, है कि नहीं? ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्यूल्स की, हिंदी में कहें तो ईंधन। तो ये क्या होते हैं फ्यूल्स? तो ये होते हैं द मटेरियल विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स।
fuels होते हैं जिनको जलाने पे गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो कुछ ऐसे तत्व, ऐसे मटेरियल जिनको जलाने पे गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हम इन्हें कह सकते हैं क्या, आर नोन एज फ्यूल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे, कि अपन लकड़ी को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, कोल है, कुकिंग गैस है, केरोसिन है, पेट्रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये है फ्यूल्स, ये है ईंधन, क्योंकि जब भी हम इनको जलाते हैं तो गर्मी प्रोड्यूस होती है। समझते हैं फ्यूल के बारे में। द मटेरियल विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। तो इसके लिए सबसे आसान डेफिनेशन हो सकती है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसको जब हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। बहुत सिंपल है कि कोई ऐसा मटेरियल जब हम उसको जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेंगे कि कौन कौन से फ्यूल ऐसे हैं। तो देखो, वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, केरोसिन है, पेट्रोल है। तो ये सारे फ्यूल्स हैं। क्यों हैं फ्यूल्स? क्योंकि हम जब इनको जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, फ्यूल्स के बारे में हमने जान लिया है, पर फ्यूल्स के बारे में एक बहुत ही खास पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं, और वो है कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? तो ये क्या है कि देखिए, ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट but all fuels produce different level of heat energy. The usefulness of a fuel is measured in term of its calorific value. तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं हम इस चीज को कि जो भी फ्यूल्स होते हैं और उनसे जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो देखो, एक तो बहुत ही सिंपल बात है कि हर फ्यूल में सेम एनर्जी तो प्रोड्यूस होती नहीं है। मान के चलो अपन कहीं पे लकड़ी जला रहे हैं और कहीं पे एलपीजी जला रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ना हीट कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मान के चलो कहीं एलपीजी जला रहे हैं तो कहीं पे अपन पेट्रोल जला रहे हैं। तो हर चीज के अंदर एक अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उनकी जो उपलब्धता है, जो उनका यूजफुलनेस है फ्यूल की, उसको मेजर करने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, कि कौन सा फ्यूल कितना ज्यादा ज्वलनशील है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? किसी भी फ्यूल की ज्वलनशीलता जितनी ज्यादा है, किसी की कम है। मान के चलो उपले होते हैं कंडे, तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, और लकड़ी की उससे ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। पेट्रोल की लकड़ी से भी ज्यादा होगी। तो ये फ्यूल के यूजफुलनेस के ऊपर है। तो एक सिंपल वे में अपन एक छोटा सा वो लेके समझ लेते हैं कि आखिरकार कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। मान के चलिए कि कोई भी आपने फ्यूल लिया, वुड लिया, कोल लिया, तो उसमें क्या है कि पर केजी, मतलब आप किसी भी फ्यूल का कितना लेते हैं, 1 केजी लेते हैं। और ये जो 1 केजी है, इसको जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसमें भी हो, जूल में हो, जो भी हो, वो कहलाएगी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? एक किसी भी फ्यूल का 1 केजी को जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। अब उस पर निर्भर करता है कि कौन सा फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है पर केजी पे। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके लिए सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 केजी ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी फ्यूल का पूरे जल जाने पर, 1 केजी फ्यूल का पूरे जल जाने पर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो बर्निंग होती है, उसी को अपन कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो एक अच्छे फ्यूल में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे फ्यूल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जाहिर सी बात है, हमने अभी क्लियर किया था कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। तो ये जो स्मोक और हार्मफुल गैसेस है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से ही क्लियर है कि स्मोक और हार्मफुल गैसेस, ये जो चीज है ये कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मोक से और हार्मफुल गैसेस से तो हमारा एनवायरनमेंट
खतरे में रहेगा ना। तो इस वजह से आइडियल फ्यूल हमेशा ऐसा होगा जो कि कम से कम धुआं धक्कड़ ये सारी चीजें छोड़े, ठीक है ना, हार्मफुल गैसेस कम छोड़े। ओके, अगला क्या है, इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है इसको अपन जरा समझ लेते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर असल में होता है कि किसी भी चीज को, कोई भी फ्यूल हो या कोई भी चीज हो, उसको जलाने का मिनिमम टेम्परेचर। मान के चलो कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनको हम जलाते रहते हैं देर तक और वो नहीं जलती हैं, और कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें जल्दी क्यों जल जाती हैं, कुछ इतने देर में क्यों जलती हैं, कारण है इग्निशन टेम्परेचर। तो किसी भी चीज के जलने का इनिशियल टेम्परेचर मतलब मिनिमम टाइम, मिनिमम टेम्परेचर, जितने कम समय में वो जल जाती है, जब भी वो जलती है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी चीज जितने इनिशियली जल जाती है, जितने कम टेम्परेचर में जितनी जल्दी जल जाती है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। मतलब वो टेम्परेचर जिसमें वो चीज जल जाती है, ठीक है ना, बर्न हो जाती है, ये वही टेम्परेचर है। अगला है कि इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो ये अपन पहले भी समझ चुके हैं कि कोई भी हो, सस्ता हो फ्यूल, हाँ, और आसानी से हमें मिल सके। अगला, इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। तो रखने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि रखने के लिए दिक्कतें हो बहुत सारी, लाने ले जाने में थोड़ा आसान होना चाहिए और हम उसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो ये एक आइडल फ्यूल कहलाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट 6 की ओर। इट नॉट शुड नॉट लीव मच एज बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। तो आपने देखा होगा कोल है, वुड है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं इनके जलने के बाद में बहुत सारी रेसिड्यू बच जाती है, एस बच जाती है। तो अभी ये एक आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता जो इतना सारा कचरा अपने पीछे छोड़ जाता है, ठीक है ना। तो हमको चाहिए ऐसा आइडियल फ्यूल, उसी को हम आइडियल फ्यूल मानेंगे जो उसके जलने के बाद में कुछ भी ना स्मोक ज्यादा हो, कुछ भी रेसिड्यू ना बचे, मतलब जलने के बाद एकदम खत्म हो जाए, कुछ भी बचे ना, एस ना बचे, ठीक है ना। और अपना लास्ट है ये, इट शुड बर्न स्मूथली। और इसको जलना चाहिए कैसे, स्मूथली जलना चाहिए, ऐसे ना हो कि एकदम से आग लगाए तो बहुत जल्दी से बहुत लो में जल रहा है। आप देखते हो ना कोई एलपीजी का सिलेंडर बड़ा वाला फनर जब लगता है तो एकदम से कितनी तेज जलता है। तो वैसी लो नहीं चाहिए, स्मूथली जलना चाहिए इसको, बहुत ही ज्यादा स्मूथली। करेक्ट है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये क्या होता है, बहुत ही आसान सी चीज है, इसको समझ लेते हैं। तो द ट्रेडिशनल सोर्स एनर्जी विच आर फेमिलियर टू मोस्ट पीपल आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ऐसे सोर्स जो कि पारंपरिक हैं, कैसे हैं, पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल हैं, ऐसे सोर्स जो एनर्जी के सोर्स हैं जो कि आम लोगों के साथ में बहुत फेमिलियर हैं, हम सालों से उनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन तरीकों से, तो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। अभी मान के चलो बात होती है वुड की, तो वुड कोई आजकल की चीज तो है नहीं है। जब से आग आई है अस्तित्व में अपने, तब से सबसे पहले प्रयोग किसका हुआ, वुड का हुआ, वुड से ही आग लगाई गई थी, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, डंकिक्स तो आप समझते हैं ना, उपले कंडे जो कि होते हैं, ठीक है, तो ये वही है। बाकी तो इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जी को अपन बोल सकते हैं कि ये कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। करेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है और आप में से ज्यादातर लोग शायद पहले से इससे जानते हो, पर जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है। तो अपन शुरुआत से समझते हैं कि असल में था क्या कि बहुत साल पहले जमीन के नीचे जो फॉसिल्स दब गए, मतलब कुछ भी आपदा आने से, कुछ भी होने से, जैसे डायनासोर सारे खत्म हो गए ना, उसी तरीके से कुछ भी ऐसा हुआ कि समुद्र उनके ऊपर आ गया, तो फॉसिल्स जो थे प्लांट्स एनिमल्स के, वो जमीन के नीचे दब गए। और अब जब वो दब गए तो वहां पे ऑक्सीजन तो होगी नहीं ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्शंस हुए। तो ये ही बन गए बाद में फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या डेफिनेशन बनती है, तो ये नेचुरल फ्यूल, ये ऐसा प्राकृतिक ईंधन है जो कि जमीन के अंदर
बहुत प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने समय से उनके रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्री हिस्टोरिक बहुत पुराने समय से जो जीवित जीव जंतुओं के जो रिमेन्स थे, जो भी उनका था ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सब प्लांट और एनिमल, वो सब क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल बन गए। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये सब है फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इनमें गौर करने वाली बात एक यही है कि जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, इनके जो रिमेन्स थे, इनके जो फॉसिल्स थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए हैं कोल में, मतलब कोयले में। तो ये आप याद रखना कि साल पहले जो लार्ज प्लांट के रिमेन्स थे, लार्ज प्लांट के जो रिमेन है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए कोयले में, कोल में। तो अपन कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्लांट थे उस समय, वो सब कन्वर्ट हो गए थे कोल में, और बाकी के जो बचे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, वो सब किसमें कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो तो जो रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट, बड़े जो प्लांट्स थे, वो कन्वर्ट हुए किसमें, वो कन्वर्ट हुए कोल में, कोल में। और जो स्मॉल प्लांट्स थे वो किसमें कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात थी, बाकी तो सब ऐसा ही है, आप ये पॉइंट याद रखना जरूर। तो अब अपन बात करते हैं कोल की। तो कोल बनता कैसे है, ये तो अपन समझ गए कोल कैसे बनता है, जो बड़े प्लांट रिमेन्स थे उनसे कोल बना है, ठीक है ना। तो कोल के बारे में जानते हैं, कोल क्या है आखिरकार, कोल के बारे में थोड़े अच्छे से जानते हैं। तो कोल मतलब कोयला। तो कोल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ये एक जटिल मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, कंपाउंड्स का। कौन से कंपाउंड है इसमें, इसमें है कार्बन, और इसमें है हाइड्रोजन, और इसमें है ऑक्सीजन। ये तीन चीजें तो इसमें है ही है, क्या क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कुछ कार्बन ऐसे हैं जो फ्री हैं, ठीक है। इसके साथ ही छोटी सी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और इसमें सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो कोल में क्या क्या है, अपन कह सकते हैं मेनली कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ फ्री कार्बन हैं। इसके साथ ही छोटी छोटी मात्रा में नाइट्रोजन है और सल्फर के कंपाउंड्स भी कोल के अंदर होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो कोल का ज्यादातर इस्तेमाल अपन देखेंगे तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, हीटिंग पर्पस में। तो ये कहीं भी हम जलाने के लिए, आग जलाने के लिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, घरों में, गाँव में चूल्हे जलते हैं वहां इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट क्या है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, पर बेसिकली ये समझ लो कि इसका उपयोग ईंधन की तरह इस प्लांट में इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या है, कोल इज यूज्ड टू मेक कोक। कोल से क्या बनता है, कोक बनता है। कोक क्या होता है, ये सवाल है। वाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये अपन समझ लेते हैं कि ये कोक क्या होता है, इसके लिए अपन एक नए पेज पे ही समझते हैं, एक सेकंड। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कोल क्या होता है। असल में कोक क्या होता है, असल में होता ये कोयला ही है। कोयला का क्या करते हैं अपन, इसमें एक बड़ा सा कोई बर्तन लेते हैं या कुछ भी मान लो ऐसा ले लिया बड़ा सा, जिसके अंदर अपन ने भर दिया कोल, कोल डाल दिया, ये जो काला काला है इसको अपन मान लेते हैं ये कोल है, और ऊपर से इसको एयर टाइट करके बंद कर दिया, और नीचे से इसको जलाया गया, ठीक है। और जलाने के बाद में इसको ऐसे ही जलाया गया, और जलाते जलाते कुछ टाइम के बाद, डिस्टिलेशन के बाद में, गर्म होने के बाद में, ये ही कोल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कोक में। तो आप समझ गए कोक क्या होता है, असल में होता कोल ही है, पर इसको डिस्टिल्स किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऊपर से बंद होता है, ऑक्सीजन तो होगी नहीं ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो कोल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोक में। क्लियर है। चलिए अगला क्या था, कोक तो आप समझ गए होता क्या है, इसमें होता यही है कि डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर के एब्सेंस में गर्म किया जाता है उसको, ठीक है। चौथा क्या है, इट यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस।
तो कोल गैस को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है इसके अंदर, मीथेन, इन सब का मिक्सचर होता है। ठीक है। पांचवा क्या है? कोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैसेस। तो इसको जरा समझ लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। देखो असल में ये पेट्रोल आता कहाँ से है और जो सिंथेटिक गैसेस हैं ये कहाँ से आती हैं? ये सब निकलते हैं सिर्फ एक ही तत्व क्या है? वो है कोल गैस। तो इसके बारे में मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप पेट्रोल कोल कहाँ से क्या आता है वो आर्टिकल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये सब चीजें निकलती है। पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल जो है क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है, एक काला काला और बहुत ही डार्क ऑयल होता है क्रूड ऑयल, और उसी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। उसी से ये सारी चीजें बनती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें उसी से आती हैं। कैसे आती हैं? होता क्रूड ऑयल ही है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिस्टिल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये सारी चीजें बन पाती हैं। तो कोल का इस्तेमाल यहाँ उसी के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्रूड ऑयल को गर्म करने के लिए, जिससे ये सारी चीजें बन पाती हैं। सिंथेटिक गैस है, पेट्रोल है, उस किससे बनती हैं? गर्म करने से। और गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देता है? कोल देता है। तो ऐसे फ्यूल इस्तेमाल होता है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन पेट्रोलियम के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। करेक्ट है। तो पेट्रोलियम क्या है? तो द क्रूड ऑयल, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल के बारे में, तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल बात एक ही है। तो द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सॉलिड्स का। इसके अंदर सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, जो कि किसके साथ में मिले हुए हैं? पानी के साथ में। इसके साथ ही इसमें नमक की मात्रा भी है, और कुछ अर्थ पार्टिकल्स हैं, कुछ भी तत्व हो सकते हैं पृथ्वी के। ठीक है। अब होता क्या है ये समझ लेते हैं। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया, कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो अपन करते हैं उसको गर्म, पेट्रोलियम को, उससे अपन के क्या मिलता है? गिव अस द फॉलोइंग फ्रैक्शन, वो हमें ये सारी चीजें देता है। विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, जिनको अपन फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या है भाई? वो तो वो है पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एंड फ्यूल ऑयल है, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये भी उसी में आती है। करेक्ट है। अब अपन थोड़ा एक पॉइंट समझ लेते हैं जो उसमें याद करने लायक है। वो क्या है? तो फ्यूल ऑयल इज बेटर देन, तो ये जो फ्यूल ऑयल होता है, मतलब लिक्विड जो होता है, वो हमेशा किससे बेटर होता है? वो बेटर होता है कोयले से, कोल से। क्यों? क्यों बेटर होता है? तो फ्यूल ऑयल बर्न कंप्लीटली, क्योंकि जो लिक्विड चीजें हैं, फ्यूल ऑयल है, मान लो पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें कैसे जलती हैं? कंप्लीटली जलती हैं। ये कुछ भी अपना रेसिड्यू नहीं छोड़ती, ऐस नहीं छोड़ती। इस वजह से ये बेटर होती हैं। किससे? कोल से। करेक्ट है। तो अब हम जानते हैं पेट्रोलियम गैस के बारे में, जिसे हम एलपीजी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो मे बी सबको ही पता होगा। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये क्या होती है, किससे बनती है, ये अपन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का क्या है? ये मेन कंस्टिट्यूट है, मेन कंस्टिट्यूट पेट्रोलियम गैस मानी जाती है एलपीजी, जिस क्या है? जो कि ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। इट आल्सो कंटेन, और इसके साथ में छोटी सी मात्रा में प्रोपेन भी है, और क्या है? ईथेन भी है। ये है छोटी छोटी मात्रा में, और मुख्यतः ये है ब्यूटेन। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर घर पे कहीं पे खुला रह जाता है तो कितनी तेज स्मेल आती है, तो चुटकियों में पता लग जाता है कि कहीं पे लीकेज है। तो इसके लिए इसमें एक स्पेशल गैस डाली जाती है, नाम है उसका इथाइल मरकैप्टन। तो ये क्या करती है? ये उसमें मिलाई जाती है। काहे के लिए मिलाई जाती है? समझ गए, ताकि अपन आसानी से डिटेक्ट कर सकें कि कहीं पे गैस लीकेज तो नहीं है। और असल में ये जो एलपीजी होती है, अगर इसमें ये ना मिलाया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहीं पे लीकेज हो रहा है, क्योंकि वो स्मेल लेस होती है, उसकी कोई बदबू या खुशबू नहीं होती है। करेक्ट है। तो हम बात करते हैं कि एलपीजी से हमें एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है। तो सिंपल है, फायदे अपन समझ सकते हैं। क्या है? एलपीजी गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी अच्छी है, हाई है। ठीक है। इसी वजह से ये एक अच्छा फ्यूल है। और क्या है? एलपीजी पर तो ये जब जलती है तो कोई धुआं धक्कड़ नहीं होता। ठीक है, ये भी अच्छा है।
तीसरा क्या है, ये कोई ऐसी गैस नहीं छोड़ती जो कि जहरीली हो, जो हार्मफुल हो किसी भी तरीके से, तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चौथा क्या है, वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल है, बहुत ही साफ सुथरा घरेलू ईंधन है, तो इसका इस्तेमाल हम घर में करते ही हैं इसी वजह से। तो ठीक है, ये तो हो गया एडवांटेज ऑफ एलपीजी। अब अपन आगे बात करते हैं नेचुरल गैस सीएनजी की। तो ये क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, एनजी तो चलो समझ में आता है, सी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे सी का सिर्फ एक मतलब है, ये है कंप्रेस्ड। क्या है, कंप्रेस्ड। तो एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी को अपन बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर, ये समझ लेते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, इसमें ज्यादातर हिस्सा क्या हिस्सा होता है, CH4 मीथेन का, और इसके अलावा छोटी छोटी मात्रा में इसमें ईथेन और प्रोपेन भी मिल जाता है। और देखा जाए तो इसमें 95% तक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन होता है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल गैस है ये कहाँ मिलती है हमें, ये मिलती है हमको अकस डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बहुत ही अंदर, क्रस्ट के अंदर मिलती है। कभी कभी ये हमें अकेली भी मिल जाती है, मतलब कि अकेली बोले तो सीएनजी खाली, और कोई फॉसिल वॉसिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी मिलती है हमें वहां पे। और क्या है, इसके साथ में कुछ ऑयल भी हमें मिल सकते हैं, पेट्रोलियम डिपोजिट्स भी मिल सकते हैं, पर बेसिकली ये हमें अकेली भी मिल सकती है और साथ में भी मिल सकती है। करेक्ट है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस के बारे में, इसके क्या फायदे हैं। तो नेचुरल गैस क्या है कि इसको भी हम घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी, कारखानों में भी इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल किया जाता है। नेचुरल गैस यूज की जाती है किसमें, थर्मल पावर प्लांट में। अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या है, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इसको ये समझ लो कि एज ए फ्यूल ये थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल की जाती है। काय के लिए किया जाता है, तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट में, और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ना। ठीक है, तीसरा क्या है, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड फॉर, तो ये किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में से। आपने देखा होगा ई ऑटो रिक्शा हैं जो, और भी बहुत सारे हैं, उनमें सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ये पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी है, तो इसी वजह से इनका इस्तेमाल किस में हो रहा है, व्हीकल्स में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो चौथा वही है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बहुत अच्छी बात है। नेचुरल गैस बीइंग ए कंप्लीट फ्यूल, तो ये एक कंप्लीट फ्यूल अपन इसको बोल सकते हैं। इन इटसेल्फ कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पसेस, तो ये ऐसा फ्यूल है कि खुद में ही ये पर्याप्त है, इसीलिए इसको अपन हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं। तो चलिए अब अपन समझ लेते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। क्या होता है असल में, देखिए ये एक कुछ भी एक ड्रम टाइप का है, ठीक है ना, ये इसमें भरा है पानी, क्या भरा है, वाटर, पानी भरा है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से आसान चीजों में समझ लेते हैं। पहले इसमें है पानी, तो और नीचे क्या है, फ्यूल है, कुछ भी ऐसी चीज है इसमें अपन फ्यूल डालते हैं तो ये जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये पानी गर्म होता है। पानी गर्म होगा तो क्या होगा, स्टीम बनेगी, मतलब भाप बनेगी, और ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, तो ये जो भाप बनती है यहाँ से प्रेशर से ये गर्म होके इससे बाहर निकलती है। और यहाँ पे लगा हुआ है टरबाइन, टरबाइन आप समझते हो ना, टरबाइन से जो घूमता है, तो टरबाइन घूमता है और इसी से कनेक्ट होता है जनरेटर या जो भी है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंपल, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, ये टरबाइन घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी किसमें टर्न होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल को जलाया, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, एलपीजी, कोल वगैरह। यहाँ पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में, उससे भाप बनी, और भाप सीधी कहाँ गई, टरबाइन से, टरबाइन घूमा, और घूमने से बनी इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, तो यही होता है थर्मल पावर प्लांट। तो अब अपन इसको समझ लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज के साथ में, ये क्या होता है। तो ए पावर प्लांट इन विच, एक ऐसा पावर प्लांट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट, ए पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड, एक ऐसा पावर प्लांट जहां किसकी जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। काय के लिए, प्रोड्यूस स्टीम, भाप बनाने के लिए, किसके लिए, भाप बनाने के लिए। टू ड्राइव टरबाइन, तो भाप बनेगी, भाप क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, टू ड्राइव टरबाइंस। ठीक है, तो टरबाइन काय के लिए घूम रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, टू मेक इलेक्ट्रिसिटी
इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। तो ये जो फ्यूल कौन से जलाते हैं अपन भाप को बनाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल अपन जलाते हैं, कोल, ऑयल और गैस, किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको बोलते हैं अपन पावर प्लांट, या बोल सकते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो ये इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखते हैं कि पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो उनके जलाने से, उनके यूज करने से जो पॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, या जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस एसिडिक गैस। तो फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक गैसेस। तो उन कौन कौन सी गैसेस करते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये एसिडिक गैसेस हैं, इनसे क्या है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन से हमारे जंगल हैं और स्किन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि हवा में उठती है और हवा में हम रहते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। उसके अलावा CO2 से आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा पॉइंट है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल प्रोड्यूस स्मोक। तो इससे धुआं होता है, जो भी वो भी एयर को पॉल्यूट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड ए लॉट ऑफ एश। तो कोल को जलाने के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारी राख बचती है, एश रेसिड्यू बचता है बहुत सारा। तो ये भी एक बहुत मतलब ये कोई अच्छा फ्यूल नहीं माना जा सकता कोल। बात करते हैं कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है फॉसल फ्यूल्स के द्वारा, इनको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहला ये है द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग पेट्रोलियम फ्यूल। तो जो पॉल्यूशन पेट्रोलियम फ्यूल के द्वारा होता है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल है, तो इनके लिए क्या है कि आपने व्हीकल्स देखे होंगे 4 व्हीलर। तो आजकल की जो हाईटेक गाड़ियां आ रही हैं उनमें ये इस तरीके का एक इक्विपमेंट लग के आता है। तो ये व्हीकल में ही फिट हो जाता है, इसको बोलते हैं कैटालिक कन्वर्टर, ठीक है ना। इसका काम क्या है, काम इसका ये है कि ये धुएं को कम हार्मफुल बना के एयर में छोड़ता है। तो कुल मिला के कुछ से तो कुछ भला है, तो ये अच्छा काम करता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में और थर्मल पावर प्लांट में जो कोल के बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता है, हम उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सा तरीका है। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी प्लांट आपने देखे होंगे उनमें एक चिमनी होती है। चिमनी कैसी होती है, ऐसे लंबी सी ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, जिसमें से स्मोक निकलता रहता है। अब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा यहाँ पे, इस जगह से यहाँ पे एक फुब्बारा टाइप का लगा देते हैं। धुआं ऊपर से आता है, नीचे से धुआं जाता है और इस चिमनी में से निकलेगा। तो इसमें से जो टॉक्सिक, तो ये जो चिमनी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं निकलता है, टॉक्सिक धुआं, और यहाँ पे एक फुब्बारा जैसा लगा रहता है। तो वहां से उस धुएं के ऊपर उसको छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। स्क्रबर्स लगे हुए हैं जिससे होता है। तो उससे क्या है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है धुएं में से, वो पानी के साथ नीचे बह के आ जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा फ्रेश सा धुआं ऊपर आसमान में चला जाता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन पे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप ये देख रहे होंगे, इनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स। ये क्या है, ये है, देखो, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में चिमनियों के आगे ये लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, धुएं को ये काफी हद तक साफ कर देते हैं और उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। और ये चिमनीज में ऊपर सेट कर दिए जाते हैं, करेक्ट है। तो नाउ हम बात करते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे सोर्स है एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऊपर अपन ने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, और इन्हें अपन कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी के ऐसे सोर्स हैं जो कि किस पे बेस्ड नहीं है, फॉसिल फ्यूल के जलने पर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है। ये कैसे हैं, ये हैं नॉन कन्वेंशनल, और इन्हें अपन कह सकते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जांपल हैं, तो इनके एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। और अपन चाहें तो इसमें और भी आगे ऐड कर सकते हैं। तो एक जियोथर्मल एनर्जी होती है,
एक ओशन थर्मल एनर्जी होती है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आगे इन्हीं के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। ये क्या है? देखिए, ये सिंपल सा, ये कहीं पे वाटर रिजर्वियर है। ये क्या है? बांध बनाया गया है, ठीक है। बांध थोड़ी ऊंचाई पे है और ये पानी इधर से आता है। एक लिमिट सेट होती है पानी की, जो अपन अपने हिसाब से करते हैं, तो वो पानी यहाँ से आता है, ठीक है। पानी यहाँ से प्रेशर में आता है और ये लगा हुआ है टरबाइन। टरबाइन क्या करेगा? पानी यहाँ प्रेशर से आएगा तो पानी के प्रेशर से क्या घूमेगा? टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो इधर जनरेटर है और जनरेटर से क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बाकी का पानी फिर इधर आ जाएगा और घूम के फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके को अपन बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम जान लेते हैं इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है? कोई पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और क्या है? फ्लोइंग वाटर, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और रिवर। तो ये क्या है? अपन जो बाढ़ आती है, ये समस्या भी रोकी जा सकती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है, नीड लार्ज एरिया। और क्या है? उस जगह के आसपास जो भी इकोसिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसके वजह से? क्योंकि जो डैम बनता है उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। तो पानी में से जो फिशेज होती हैं, नदियों में रहने वाली जो फिश होती हैं, उनकी प्रोडक्शन में डिक्रीजमेंट आ जाता है, ठीक है ना। कम हो जाती है, उनकी तादाद कम हो जाती है। और क्या है? जो आसपास जो वेजिटेशन होती है वो पानी में डूब के खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी क्या है? तो आप देख ही सकते हैं, ये विंड मिल लगी हुई है। तो हवा से ये एनर्जी हम लेते हैं। हवा से कैसे? तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है ना। उस हवा को हम किसमें, वो उसको अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसको हम कन्वर्ट करते हैं, जनरेट करते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे करते हैं? तो देखो, ये पहली बात तो ये हर जगह पे नहीं लगाए जा सकते। ये ऐसी जगहों पे ही लगाए जा सकते हैं जहां पे नियमित तौर से हवा चलती हो, और तो तेज हवा चलती हो, ऐसी थोड़ी बहुत नहीं। तो हालांकि पर ये एनर्जी का सोर्स अच्छा है। तो होता क्या है इसमें? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूव करती है एयर, उसको अपन बोलते हैं विंड। और विंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और ये उसी को ये घुमाता है विंड मिल को। ये जो गोल गोल पंखे लगे हुए हैं, इनको घुमाता है। इनको अपन टरबाइन की तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये घूमेंगे, ये किससे कनेक्ट है? ये जनरेटर से कनेक्ट है। जनरेटर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिंपल है। तो इसको बोलते हैं अपन विंड एनर्जी। एडवांटेज क्या है? कोई पॉल्यूशन नहीं है। दूसरा क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सही है। तो इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये जो तामझाम है, ये काफी महंगा आता है। दूसरा, ये किसी जगह पे लगा नहीं सकते, हर जगह पे नहीं लगा सकते। तीसरा ये है कि लार्ज एरिया चाहिए इनको लगाने के लिए, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो हर ये आसानी से एफर्ट नहीं कर सकते अपन। तो अपन बात करते हैं अब सबसे प्रमुख एनर्जी के बारे में, जो कि है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बोले तो सन से जो एनर्जी मिलती है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो एनर्जी। तो सन का तो अपन को सबको ही पता है। तो सन क्या है? एनर्जी का सोर्स है, और वो सारी चीजों के लिए एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। सन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? वो हमें हीट प्रोवाइड कराता है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एक चीज आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि करीब 5000 ट्रिलियन किलोवाट हाउर मीटर स्क्वायर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी से, ठीक है ना, एक साल के अंदर। तो ये काफी बड़ी बात है। तो इंडिया इज फॉर्चुनेट टू रिसीव, तो भारत ऐसी भौगोलिक स्थिति में है, ऐसी जगह पे है, जो कि बहुत ग्रेटर पार्ट इसका जो है वो इस एनर्जी के सोर्स को अपना सकता है, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं है ये साउथ पोल पे है, वहां सूरज बहुत कम आता हो, ऐसा नहीं है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि यहाँ पे अपन अच्छा खासा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए क्या होती है? सोलर एनर्जी डिवाइस होती हैं। तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में, जो क्या करती हैं? हीट को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। तो एक सोलर कुकर सुना होगा आपने, एक सोलर सेल सुना होगा। सोलर कुकर तो पता ही है आपको। तो आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं सोलर कुकर के बारे में। तो ये एक डिवाइस है। द सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच यूज टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएट बाय द सन। तो ये है सोलर कुकर। आप देखिए गौर से, इसमें क्या है? ये जो ग्लास लगा है, ये सनलाइट को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, उसको ट्रैप करता है, और उसी एनर्जी से इसके अंदर जो भी खाना अपन डिब्बों में रखते हैं वो तैयार हो जाता है। सोलर सेल्स को तो आपने काफी जगह पे रखा हुआ देखा होगा, इस तरीके के होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स होते हैं। इनका काम क्या है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स ये किसके बने हुए होते हैं, सिलिकॉन एटम के, कनेक्टेड टू द वन अनदर टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। तो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो दिस लैटिस प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और ये लैटिस क्या है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो क्या करती है, जो लाइट को कंजर्व करती है और उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा एफिशिएंट कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, जब ये गर्म होता है। एक्चुअल में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गर्मी से मूव करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी को तो अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सिंपल एज दैट। तो अब अपन समझ लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ये क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी असल में क्या है कि जियो का मतलब होता है क्या, धरती, अर्थ, थर्मल, थर्मल का मतलब गर्मी, और एनर्जी तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये धरती की एनर्जी के बारे में है। धरती की एनर्जी कैसे, अब चलिए डिटेल में समझते हैं इसको कि धरती की एनर्जी कैसे। देखिए ये जो आपको लाल लाल चीज दिख रही है इसे अपन लावा कह सकते हैं। चलो अपन एक काम करते हैं, ये आपको, ये क्या है, ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। तो आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरन कोर, और ये है इनर कोर और आउटर कोर है, और ये है मैग्मा। ये इतना ज्यादा गर्म होता है, अपन बोल सकते हैं लावा भरा हुआ है यहाँ पे। तो पृथ्वी के अंदर गर्मी तो है, ये बात तो निश्चित है। तो अब देखिए ये काम कैसे करती है जियोथर्मल एनर्जी, अपन इस पे बारे में बात करते हैं। इसके लिए देखिए कि ये जो है, ये है लावा अंदर का, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक ऐसी चीज भरी हुई है, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर तो अपन पूरी गर्मी मानेंगे। ये लावा है, इससे जो गर्मी पैदा हो रही है वो इन पाइप्स के जरिए किसमें जा रही है, इसमें जा रही है, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, हीट एग्जॉस्टर, ठीक है। अब यहाँ से जो हीट है, तो यहाँ पे लिक्विड में सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन। तो ये एक ऐसा मटेरियल है, ये लिक्विड में है, ये पानी की तरह क्या होता है, उबलता है। उबलने से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये यहाँ से हीट जाती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, भाप में, स्टीम बनती है, और प्रेशर से स्टीम जाती है इधर पे, और इधर पे क्या है अपना, इधर पे टरबाइन है, और टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट है, और उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से जियोथर्मल प्लांट काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनके लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये तो पहली बात तो इनको लगाने के लिए हॉटस्पॉट्स की जरूरत होती है। हॉटस्पॉट्स कैसे, तो ये ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो गर्म जगह अपन बोल सकते हैं। तो ये अर्थ पे किसी किसी जगह पे ही अपन को मिल पाते हैं हॉटस्पॉट्स। तो वॉल्केनो के पास में कहीं पे ऐसी जगहों पे उनकी खोज करनी होती है, तो वहीं पे ये अपन लगा सकते हैं। हॉटस्पॉट का हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, ये किन्हीं किन्हीं जगहों पे ही हैं, तो वहीं पे ये चीज अपन लगा सकते हैं। एडवांटेज तो बहुत हैं इसके। तो ये क्या है, ये एक, पहली बात तो ये पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती, और इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी लफड़ा नहीं है, बर्निंग कोल वोल ये सब कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। ये क्या है, बायोमास पहले समझ लो क्या है। तो द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्री, तो प्लांट और ट्री के क्या अवशेष, मृत अवशेष, एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल आर कॉल्ड बायोमास। बायोमास क्या है, ये चीज है। तो वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल और क्या है, डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्री, इसको बोल सकते हैं अपन बायोमास। क्या बोल सकते हैं, बायोमास, ठीक है। तो बायोमास इंक्लूड, बायोमास में क्या क्या होता है, लकड़ी होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकते हैं, क्रॉप का रेसिड्यू वगैरह, और काउडंग वगैरह, ये सब बायोमास में आ जाता है। तो बायोमास असल में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको अपन बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या है, बायोगैस कोई सिंगल गैस नहीं है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है, एक तो मीथेन होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है मीथेन का, जो कि 75% तक होता है। ये है बायोगैस प्लांट। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो भी मटेरियल है, जो भी काउ डंग वगैरह, गोबर, जो भी कुछ है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो अपन यहाँ से होके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ डालने के बाद में वो इसमें सड़ता रहता है कई दिनों तक। ऊपर एक डोम शेप्ड है और यहाँ पे एक पाइप कनेक्टेड है,
ठीक है। तो ये जो मटेरियल है वो सड़ता रहता है, सड़ने के बाद में कुछ गैसेस बनती हैं, केमिकल अंदर चेंजेस होते हैं, उसके बाद में गैस बनती है, और वो जो गैस बनती है वही बायोगैस होती है। और यहाँ पे पाइप लगा है और ये पाइप सीधा कनेक्ट होगा जहाँ पे अपन उसका यूज करेंगे। और क्या है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है उसके बाद में ये सिलज निकलता है और इसका मेन्योर वगैरह बन सकता है अच्छा खासा। ये खेतों में डाल देते हैं तो ये एक खाद के रूप में काम में आता है, मेन्योर बन जाता है। तो यहाँ पे ये सिलज निकाल लेते हैं जब ये भर जाता है तब। तो सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? असल में अपन ऐसे समझ लेते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से क्या समझ में आ रहा है आपको? एक साउंड क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस हो, तो इसी से संबंधित है ये सारी चीज। अपन थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको। तो क्या है, ए फिजिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये एक ऐसी भौतिक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इसमें बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, और इसी चीज को अपन कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये कैसे काम करता है? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब भी ये रिएक्शन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे न्यूक्लियस के अंदर कोई रिएक्शन होता है, कोई फिजिकल रिएक्शन होता है, तब एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है जब न्यूक्लियर में कोई रिएक्शन होता है। तो अपन आगे बात करते हैं, और इसी एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दो टाइप से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं, एक तो है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये फिजन और फ्यूजन से आप शायद वाकिफ होंगे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने शायद पढ़ा होगा, बाकी अपन अभी क्लियर कर लेते हैं। तो ये इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, देयर आर सम एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कैसे होते हैं, विच प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कहां से प्रोड्यूस करते हैं? वो एटम के न्यूक्लियस से करते हैं। तो एक चीज अपन समझ लेते हैं कि कुछ देखो 118 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। हर एक एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उन्हीं के न्यूक्लियस में ये अपन बदलाव कर सकते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं? एग्जाम्पल ये रहे, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, और भी कुछ ऐसे आगे मिल सकते हैं, पर फिलहाल अपन इतना समझ लेते हैं। तो अब ये बात करते हैं अपन न्यूक्लियर फिजन की। फिजन क्या है? फिजन का क्या मतलब है कि ये प्रोसेस किसकी है? द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो एक्टिव एटम। तो ये जो रेडियो एक्टिव एटम है, ये वही एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, थोरियम, यूरेनियम, उनमें से कुछ भी हो सकता है। उसका जो एटम है वो क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, स्प्लिट अप टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो उसका जो एटम का न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो जब कब टूट जाता है? जब उसके ऊपर लो एनर्जी, कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की बरसात कराई जाती है। बॉम्बर, जैसे मान लो बम फेंकते हैं ना अपन ऊपर से, देखा होगा एयरफोर्स वाले बम फेंकते हैं, उसी तरीके से इनकी बरसात कराई जाती है। किनकी? लो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स की। और कराने के बाद में ही ये सेपरेट होने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और उसी टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस एनर्जी का अपन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये जो चीज है इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। करेक्ट है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो फ्यूजन आप समझ सकते हैं किसी चीज का मिलना। वहां पे टूट रहे थे न्यूक्लियस, यहाँ पे जुड़ रहे थे। तो कैसे जुड़ रहे हैं? तो फ्यूजन मीन जॉइन और एडिंग समथिंग। तो इन द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी क्रिया जिसके अंदर क्या हो, दो न्यूक्लियाई जुड़ जाए आपस में। और जब ये जुड़ेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो न्यूक्लियस हैं उनके जब जुड़ेंगे, तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर लेंगे टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। तो ये जब जुड़ते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, और इसको अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो काम दोनों में सिंपल सा हो रहा है, एक में टूट रहे हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एक में जुड़ रहे हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी को हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे अपन क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो देखो आपको ये रॉड दिख रही है ना, कंट्रोल रॉड, तो यहाँ पे डलता है फ्यूल। तो थोरियम वोरियम जो कुछ भी है वो इन्हीं में डल जाता है। ये कंट्रोल रॉड इस वजह से लगाई गई है ताकि
कुछ भी ज्यादा कम ज्यादा ना हो पाए, एक अपना कंट्रोल रहे सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती हैं। आगे उसके बारे में और बताएंगे। होता क्या है, यहाँ पे है पानी, क्या है, पानी इस गोले में, यहाँ से ये गया फ्यूल जो है, इसको रिएक्ट कराया, एनर्जी आई, एनर्जी इधर गई, यहाँ पे पानी है। पानी क्या होगा, एनर्जी से गर्म होगा, गर्म होने के बाद में भाप बनेगी, भाप बन के किधर से जाएगी, जो भाप है भाप इधर आएगी, इधर टरबाइन लगाए, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से कनेक्ट क्या है, जनरेटर, एनर्जी बनेगी। अगर नीचे वही पानी आएगा, कंडेंसर लगाए यहाँ पे ठंडा करने के लिए, तो पानी वो भाप फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से इस टैंक में पहुंच जाएगी। सिंपल है। तो काम वही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या है, टरबाइन का घूमना जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर असल में दिक्कत ये है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इनका वेस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर पावर का, पहली बात तो यह है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमें बहुत कम फ्यूल लगाना पड़ता है। तो जो फ्यूल जो है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, ठीक है, कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो वेस्ट निकलता है, जो रिसाव कभी, एडवांटेज है कि इसमें जो रिसाव कभी कभी होता है, जो वेस्ट निकलता है इन सब प्रक्रिया के बाद में, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। रिस्की कैसे है, रिस्की ऐसे, इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़े ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता ये कहीं हमारे आसपास लगाया जाए, और इसको लगाने के लिए भी हमें तमाम देशों की वो सहमति चाहिए होती है, जिनके पास में वीटो पावर है। तो आपने भारत के बारे में सुना ही होगा, वो पिक्चर बनी थी परमाणु, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक काम है। ऐसी एनर्जी जो रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन है, वो उनका यूज किसमें होता है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो अब अपन समझ लेते हैं ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट कैसे होते हैं। देखो, ओशन से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए, ये जो समुद्र है, इसमें दो तरीके का पानी होता है। एक तो ऊपरी हिस्से का पानी, ऊपरी हिस्से का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा, लॉजिक से बताइए। गर्म होगा जी, बिल्कुल। क्यों होगा गर्म, क्योंकि ऊपर सन आता है और सन से ये ऊपर का जो स्तर है वो गर्म हो जाता है। अपन थोड़ा नीचे जाएंगे तो पानी बिल्कुल अपन को ठंडा मिलेगा। असल में ये सिस्टम ऐसे चलता है कि आप जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे, कितना नीचे, आप अगर 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं, कितना, 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 डिग्री गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आएंगे, इसी हिसाब से होता है। आपने उस वाले में पढ़ा भी होगा, जैसे जैसे अपन ऊपर पढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और नीचे जाते हैं तब भी टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे लॉजिक ये था कि ये ऊपर समुद्र के पास में सूरज है, इस वजह से ये ऊपर का पानी गर्म रहता है। तो अब जब यहाँ का पानी गर्म रहता है तो इसका अपन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए, अभी पानी नीचे कैसा है, नीचे ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है जो पानी को ऊपर भेजता है, ठीक है ना। यहाँ से पानी आया, ठीक है, पानी तो बाहर है, सॉरी, पानी बाहर है, और ये जो आपको पाइपलाइन दिख रही है, इसमें वही मटेरियल है, कुछ एल्बियम है या फिर सिलिकॉन है, कुछ भी ऐसा लिक्विड है जो कि क्या हो सकता है, अपन जो टेम्परेचर जितना यहाँ पे बन रहा है, जितना भी बन रहा है 25, 26, 35, उस पे वो बॉईल करने लगता है। कोई इसमें कुछ ऐसा लिक्विड है जो कि इतने टेम्परेचर पे, जो कि यहाँ पे है ऊपर, इतने पे बॉईल करने लगता है। तो यहाँ पे ये जो है, इस पे ये इसी के लिए लगा है, यहाँ पे वो भरा हुआ है लिक्विड, जो क्या होता है, यहाँ पे आके बॉईल होता है, यहाँ पे आगे होता है बॉईल, और बॉईल होने से बनती है स्टीम। तो स्टीम बनेगी तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर के साथ में ये स्टीम जाएगा इधर, और इधर टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन घूमेगा, यहाँ जनरेटर है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और स्टीम यहाँ से वापस से ये कंडेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडा है, कंडेंस हो गई, ये वापस से लिक्विड वहीं का वहीं आ जाता है। तो बहुत सिंपल चीज है, ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट अपन इसको बोल सकते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आप वैसे ही सोच सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिटेशंस होती हैं इसकी, कि समुद्र हर जगह तो है नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ये लिमिटेशन है। बाकी ये भी अच्छा सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं है। बाकी थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये बेहतर है काफ़ी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।